आज हम विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 पढ़ने वाले हैं। यह कानून मुख्य रूप से तब काम आता है जब किसी व्यक्ति के नागरिक अधिकारों सिविल राइट का उल्लंघन होता है और वह केवल हर्जाना नहीं बल्कि अपना हक या काम पूरा करवाना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 प्रारंभिक। नंबर 1 संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। नंबर 1 यह अधिनियम विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 कहा जा सकेगा। नंबर 2 इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। नंबर 3 यह उस तारीख को प्रवर्तित होगा जिसे केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। यह सेक्शन बताता है कि यह कानून क्या है और कहाँ लागू होता है। इसे विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 कहा जाता है। अब यह पूरे भारत पर लागू होता है 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर सहित। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं। धारा 2 में परिभाषा बताई गई है, इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। कानून को समझने के लिए कुछ शब्दों का अर्थ जानना जरूरी होता है। पॉइंट ए बाध्यता के अंतर्गत विधि द्वारा परिवर्तनीय हर एक कर्तव्य आता है। पॉइंट बी व्यवस्थापन से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 द्वारा यथा परिभाषित विल अथवा कोड पत्र से भिन्न ऐसी लिखित अभिप्रेत है जिसके द्वारा जंगम या स्थावर संपत्ति के कमवर्ती हितों के गंतव्य अथवा नयागमन को विनीत किया जाता है या उसका विनीत किया जाना कारित होता है। इसमें कहा गया है कि पॉइंट ए में कहा गया है कि इसका मतलब है हर वह कर्तव्य जिसे कानून द्वारा लागू कराया जा सके। पॉइंट बी की बात करते हैं, यह एक ऐसा दस्तावेज वसीयत को छोड़कर है जिसके जरिए चल या चल संपत्ति का मालिकाना हक या हित एक क्रम में किसी को सौंपा जाता है। पॉइंट सी की बात करें, न्यास का वही अर्थ है जो भारतीय न्यास अधिनियम 1982 की धारा 3 में है और उस अधिनियम के अध्याय 9 के अर्थ के भीतर आने वाले न्यास प्रकृति की बाध्यता इसके अंतर्गत आती है। पॉइंट सी में कहा गया है कि इसका वही मतलब है जो भारतीय न्यास अधिनियम 1982 में दिया गया है। सरल शब्दों में जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के फायदे के लिए संपत्ति की जिम्मेदारी संभालता है। पॉइंट डी की बात करें, न्यासी के अंतर्गत हर ऐसा व्यक्ति आता है जो संपत्ति को न्यास धारण किए है। इसमें कहा गया है कि वह व्यक्ति जिसके पास किसी संपत्ति का भरोसा रखा गया है। पॉइंट डी की बात करते हैं, ऐसे अन्य सब शब्दों और पदों के जो सीमन उपयुक्त है किंतु परिभाषित नहीं है और भारतीय संविधान 1872 में परिभाषित है, वही अर्थ होगी जो उस अधिनियम में उन्हें क्रम समूह निर्दिष्ट है। इसमें कहा गया है कि अगर इस कानून में किसी शब्द का मतलब नहीं दिया गया है लेकिन वह भारतीय संविधान अधिनियम 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है तो उसका वही मतलब यहाँ भी माना जाएगा। धारा 3 की बात करते हैं, व्यावर्तीय एच सीमन अन्यथा उबंधित के सिवाय इस अधिनियम की किसी भी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह, इसमें कहा है कि यह धारा बताती है यह कानून कहाँ दखल नहीं देगा। पॉइंट ए की बात करते हैं, किसी व्यक्ति को विनिर्दिष्ट पालन से भिन्न अनुतोष के किसी ऐसे अधिकार से जो वह किसी संविदा के अधीन रखा हो वंचित करती है। अथवा इसमें कहा गया है कि अनुबंध का अधिकार यदि किसी व्यक्ति के पास कॉन्ट्रैक्ट संवैधानिक समझौते के तहत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस काम पूरा करने के अलावा कोई और राहत पाने का अधिकार है तो यह कानून उसे नहीं छीनेगा। पॉइंट बी की बात करते हैं, दस्तावेज पर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के परिवर्तन पर प्रभाव डालती है। इसमें कहा गया है कि यह कानून भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के प्रावधानों पर कोई बुरा असर नहीं डालेगा, यानी दस्तावेज के रजिस्ट्रेशन के नियम वैसे ही रहेंगे जैसे है। धारा 4 की बात करते हैं, विनिर्दिष्ट अनुतोष का व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के परिवर्तन के लिए अनुदत्त किया जाना, दंड विधियों के परिवर्तन के लिए नहीं। विनिर्दिष्ट अनुतोष व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के परिवर्तन के प्रयोजन के लिए अनुदत्त किया जा सकता है, न कि किसी दंड विधि के परिवर्तन के प्रयोजन मात्र के लिए। यह सेक्शन इस कानून की सीमा तय करता है। यह कानून केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकारों जैसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना या अपनी संपत्ति वापस पाना को लागू करने के लिए है। इसे किसी दंड विधि क्रिमिनल लॉ को लागू करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, यानी सजा दिलाने के लिए आप इस एक्ट का सहारा नहीं ले सकते। अब भाग 2 की बात करते हैं, अध्याय 1 संपत्ति के कब्जे का प्रत्युत्तरण। धारा 5 विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्युत्तरण। जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा उपबंधित प्रकार से
उसका प्रत्युत्तरण कर सकेगा। इसमें कहा गया है, अगर आपकी ज़मीन या मकान पर किसी ने कब्जा कर लिया है और आप उसके असली हकदार हैं, प्रक्रिया संहिता 1908 के नियमों के तहत मुकदमा करके अपनी अचल संपत्ति का कब्जा वापस पा सकते हैं या मालिकाना हक के आधार पर लड़ा जा सकता है। अब धारा 6 की बात करते हैं, स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के बिना स्थावर संपत्ति से विधि के समय अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए तो वह अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा है अतः उसे व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी अन्य ऐसे हक के होते हुए भी जो ऐसे वाद में खड़ा किया जा सके उसका कब्जा वाद द्वारा प्रत्युत्तर कर सकेगा। नंबर 2, इस धारा के अधीन कोई भी वाद पॉइंट ए बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 माह के अवसान के पश्चात अथवा बी सरकार के विरुद्ध नहीं लाया जाएगा। नंबर 3, इस धारा के अधीन संस्थित किसी भी वाद में पारित किसी भी आदेश या डिक्री से न तो कोई अपील होगी और न ऐसे किसी आदेश या डिक्री का कोई पुनर्विलोकन की अनुज्ञात होगा। नंबर 4, इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए वाद लाने से और उसके कब्जे का प्रत्युत्तरण करने से वर्जित नहीं करेगी। धारा 6 में इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना और बिना कानूनी प्रक्रिया के धक्के से उसकी अचल संपत्ति से निकाल दिया गया है तो वह अपना कब्जा वापस पाने के लिए केस कर सकता है। इसकी शर्त है कि मुकदमा कब्जा छीनने के 6 महीने के भीतर करना होगा। सरकार के खिलाफ इस धारा में केस नहीं किया जा सकता। इस धारा के तहत आए फैसले की कोई अपील, रिव्यू, पुनर्विलोकन नहीं होती है। भले ही उसके पास मालिकाना हक के कागज पक्के न हो, लेकिन अगर आप वहां शांति से रह रहे थे और आपको ज़बरदस्ती निकाला गया है तो कोर्ट आपको कब्जा वापस दिलाएगा। अब धारा 7 की बात करते हैं, विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति का प्रत्युत्तरण। जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति के कब्जे का हकदार हो वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा उल्लिखित प्रकार से उसका प्रत्युत्तरण कर सकेगा। स्पष्टीकरण, यहाँ से ऐसी जंगम संपत्ति के कब्जे के लिए इस धारा के अधीन वाद ला सकेगा जिसमें के लाभप्रद हित पर वह व्यक्ति हकदार हो जिसके लिए वह न्यासी है। स्पष्टीकरण 2, जंगम संपत्ति का वर्तमान कब्जे का कोई विशेष या अस्थायी अधिकार इस धारा के अधीन वाद के समर्थन के लिए पर्याप्त है। धारा 7 में कहा गया है कि यह धारा कीमती सामान, गहने, दस्तावेज जैसी चीज़ों के लिए है। जैसे जो व्यक्ति किसी चल संपत्ति जैसे गाड़ी, सामान के कब्जे का हकदार है वह सीपीसी के तहत उसे वापस पाने का दावा कर सकता है। एक ट्रस्टी भी उस व्यक्ति की तरफ से केस कर सकता है जिसका उस संपत्ति में हित, इंटरेस्ट है। धारा 8 की बात करते हैं, जिस व्यक्ति का कब्जा है किंतु स्वामी के नाते नहीं है उसका उन व्यक्तियों को जो अविहित कब्जे के हकदार है परिदत्त करने का दायित्व है। कोई भी व्यक्ति जिसका जंगम संपत्ति की किसी भी विनिर्दिष्ट वस्तु पर कब्जा अथवा नियंत्रण है जिसका वह स्वामी नहीं है वह उसके अविहित कब्जे के हकदार व्यक्ति को निम्नलिखित दशाओं में से किसी में भी उसका विनिर्दिष्ट परिधान करने के लिए विवश किया जा सकेगा। पॉइंट 1, जबकि दावाकृत वस्तु प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता अथवा न्यासी के रूप में धारित हो। बी, जबकि दावाकृत वस्तु की हानि के लिए धन के रूप में प्रतिकर वादी को यथा योग्य अनुदष्ट न पहुंचाता हो। पॉइंट सी, जबकि उसकी हानि से कारित वास्तविक नुकसान का अभिनिश्चित करना अत्यंत कठिन हो। पॉइंट डी, जबकि दावाकृत वस्तु का कब्जा वादी के पास से सदोष अंतरित कराया गया हो। स्पष्टीकरण, जब तक और जहाँ तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए इस धारा के खंड सी के अधीन दावाकृत जंगम संपत्ति की किसी वस्तु के बारे में न्यायालय अथा स्थिति यह उपधारित करेगा कि पॉइंट ए, दावाकृत वस्तु की हानि के लिए धन के रूप में प्रतिकर वादी को यथा योग्य अनुतोष न पहुंचाएगा। पॉइंट बी, उसकी हानि द्वारा कारित वास्तविक नुकसान का निश्चय करना अत्यंत कठिन होगा। धारा 8 में कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास आपकी कोई चीज़ है पर वह उसका मालिक नहीं है तो कोर्ट उसे वह चीज़ लौटाने को मजबूर कर सकता है। यह तब होता है जब वह व्यक्ति आपके एजेंट, ट्रस्टी के रूप में सामान रखे हुए हो। नंबर 2, सामान इतना खास हो कि इसके बदले पैसा मुआवजा काफ़ी न हो, जैसे कोई पुश्तैनी निशानी हो, नुकसानी का सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो। यदि कोई खास चल संपत्ति खो जाती है तो केवल पैसा मुआवजा उसकी भरपाई नहीं कर सकता है। उस सामान के खोने से हुए वास्तविक नुकसान का सटीक अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अगर आपकी कोई
बहुत कीमती या भावनात्मक चीज़ जैसे खानदानी गहना किसी के पास है तो कोर्ट सामने वाले को वह चीज़ लौटाने का आदेश देगा, क्योंकि पैसा उस चीज़ की जगह नहीं ले सकता। धारा 8 में ये बताया गया है। अब अध्याय 2 की बात करते हैं, संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन। धारा 9, संविदाओं पर आधारित अनुतोष के वादों में प्रतिरक्षाएं। एतत् सीमन अन्यथा उपबंधित के सिवाय चाहे कि किसी संविदा के बारे में किसी अनुतोष का दावा इस अध्याय के अधीन किया जाए, वहाँ व्यक्ति जिसके विरुद्ध उस अनुतोष का दावा किया जाए किसी भी ऐसे आधार का अभिवचन प्रतिरक्षा के तौर पर कर सकेगा जो उसी संविदाओं से संबंधित किसी भी विधि के अधीन उपलब्ध हो। संविदाएं जिनका विनिर्दिष्ट परिवर्तन कराया जा सकता है। धारा 9 में कहा गया है कि यह धारा प्रतिवादी जिसके खिलाफ केस हुआ है को खुद को बचाने का मौका देती है। अगर किसी व्यक्ति पर कॉन्ट्रैक्ट संविदा पूरा करने के लिए केस किया जाता है तो वह अदालत में सभी दलीलें दे सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत उपलब्ध है। उदाहरण के लिए समझते हैं, वह कह सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट धोखाधड़ी से किया गया था, या वह व्यक्ति नाबालिग था, या कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसे डराया गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे बचाव यहाँ भी लागू होंगे। अब धारा 10 की बात करते हैं, संविदाओं की बाबत विनिर्दिष्ट पालन। न्यायालय द्वारा किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन धारा 11 की उपधारा 2, धारा 14 और धारा 16 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए कराया जाएगा। धारा 10 में कहा है कि यह धारा 2018 के संशोधन के बाद महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि अब अदालत के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वह संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराए। पहले यह कोर्ट की मर्जी पर था, कोर्ट को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाना ही होगा, सिवाय उन मामलों के जो धारा 11 क्लोज टू धारा 14, 16 में मना किए गए हैं। अगर दो लोगों के बीच कोई कानूनी समझौता हुआ है, इसको ऐसे समझते हैं, अगर दो लोगों के बीच कोई कानूनी समझौता हुआ है तो अब कोर्ट सामने वाले को वह काम पूरा करने के लिए मजबूर करेगा, न्याय की सिर्फ यह कहेगा कि नुकसान का पैसा दे दो। अब काम पूरा करना नियम है और मना करना अपवाद है। धारा 11 की बात करते हैं, दशाएं जिनमें न्यासों की संसक्त संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन परिवर्तनीय है। नंबर 1, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराया जाएगा जबकि वह कार्य जिसके करने का करार हुआ है किसी न्यास के पूर्णत या भागत पालन में हो। धारा 11 में कहा गया है कि यह धारा बताइए कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी न्यास ट्रस्ट से जुड़ा हो तो उसे कैसे लागू किया जाएगा। अगर कोई काम किसी ट्रस्ट के पालन के लिए किया जाना है तो कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का आदेश देगा। यहाँ 2 स्थितियों में कोर्ट मना कर सकता है, जैसे अपनी शक्तियों से बाहर जाकर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर उदाहरण के तौर पर समझते हैं, अगर एक ट्रस्टी को सिर्फ ज़मीन देखभाल का हक है लेकिन वह उसे बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का आदेश नहीं देगा, क्योंकि यह उसकी शक्ति से बाहर है। अब धारा 12 की बात करते हैं, संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन। नंबर 1, इस धारा में एचसीवन पश्चात अन्यथा उपबंधित के सिवाय न्यायालय किसी संविदा के किसी भाग के विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश नहीं देगा। नंबर 2, जहाँ किसी संविदा का कोई पक्षकार उसमें के अपने पूरे भाग का पालन करने में असमर्थ हो किंतु वह भाग जिसे अपालित रह जाना ही है पूरे भाग के अनुपात में मूल्य में बहुत कम हो और उसके लिए धन के रूप में प्रतिकर हो सकता हो, वहाँ दोनों में से किसी भी पक्षकार के वाद लाने पर न्यायालय संविदा में उतने भर के विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश दे सकेगा जितने का पालन किया जा सकता हो और उतने के लिए धन के रूप में प्रतिकर दिलवा सकेगा। नंबर 3, जहाँ की संविदा का कोई पक्षकार उसमें के अपने पूरे भाग का पालन करने में असमर्थ हो और वह भाग जिसे अपालित रह जाना ही है या तो क्या संपूर्ण का प्रचुर भाग हो यद्यपि उसका धन के रूप में प्रतिकर हो सकता हो या उसका धन के रूप में प्रतिकर न हो सकता हो, वहाँ वह निर्दिष्ट पालन के लिए डिग्री अभी प्राप्त करने का हकदार नहीं है, किंतु न्यायालय दूसरे पक्षकार के वाद लाने पर व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार को यह निर्देश दे सकेगा कि संविदा के अपने उतने भाग का जितने का वह पालन कर सकता है विनिर्दिष्ट पालन करे। यदि दूसरा पक्षकार पॉइंट 1 खंड क के अधीन आने वाली दशा में पूरी संविदा के लिए कारित प्रतिफल उसमें से उस भाग के प्रतिफल को जिसे अपालित रह जाना ही है घटाकर दे या दे चुका हो और खंड ख अधीन आने वाली दशा में पूरी संविदा के लिए प्रतिफल कोई कमी किए बिना दे या दे चुका हो
तथा नंबर 2, दोनों दशाओं में से हर एक में संविदा के शेष भाग के पालन करने के सब दावों को तथा शेष की उन्नता के लिए प्रतिवादी के व्यतिक्रम द्वारा उसे हुई हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर पाने के समस्त अधिकार को त्याग दे। पॉइंट 4, जबकि संविदा का कोई भाग जिसका यदि अलग से ले तो विनिर्दिष्ट पालन किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, उसी संविदा के ऐसे अन्य भाग से पृथक और समतट आधार पर खड़ा हो जिसका विनिर्दिष्ट पालन नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाना चाहिए, वहाँ न्यायालय पूर्व कथित भाग के विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश दे सकेगा। स्पष्टीकरण, संविदा का कोई पक्षकार उसमें के अपने पूरे भाग का पालन करने में इस धारा के प्रयोजन के लिए असमर्थ माना जाएगा यदि उसकी विषय वस्तु का कोई प्रभाव जो संविदा की तारीख को अस्तित्व में था उसके पालन के समय अस्तित्व में न रह जाए। यह धारा तब लागू होती है जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना संभव न हो बल्कि उसका केवल एक हिस्सा ही पूरा किया जा सकता हो। अगर कोर्ट आधे अधूरे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का निर्देश नहीं देता, अगर कॉन्ट्रैक्ट का वह हिस्सा जो पूरा नहीं हो सकता वह बहुत छोटा है और उसके बदले पैसा मुआवजा दिए जा सकते हैं, कोर्ट उसे उतने हिस्से को पूरा करने का आदेश दे सकता है जितना संभव है और बाकी हिस्से के लिए पैसे दिलवा सकता है। नंबर 3, जब अधूरा हिस्सा बड़ा हो, अगर जो हिस्सा पूरा नहीं हो सकता है वह बहुत बड़ा या महत्वपूर्ण है तो सामान्य निर्दिष्ट पालन नहीं होता है, लेकिन अगर दूसरा पक्षकार जो केस कर रहा है यह कहे कि मुझे उतना ही हिस्सा दे दो जितना संभव है और मैं बाकी के लिए मुआवजे का दावा छोड़ दूंगा, तो कोर्ट उतने हिस्से का पालन करा सकता है। पॉइंट 4, समतट हिस्सा। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में दो अलग अलग हिस्से हैं तो एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, एक हिस्सा पूरा हो सकता है और दूसरा नहीं, कोर्ट उस हिस्से को पूरा करने का आदेश दे सकता है जिससे अलग से किया जा सकता है। अब धारा 13 की बात करते हैं। हक न रखने वाले या अपूर्ण हक वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्रेता या पट्टेदार के अधिकार। नंबर 1, जहाँ की किसी स्थावर संपत्ति को ऐसा व्यक्ति जिसका उसमें कोई हक न हो अथवा केवल अपूर्ण हक को बेचने की अथवा पट्टे पर देने की संविदा करे, वहाँ क्रेता या पट्टेदार के इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अध्ययन निम्नलिखित अधिकार है। अर्थात क्या, यदि विक्रेता अथवा पट्टाकर्ता ने संविदा के पश्चात संपत्ति में कोई हित अर्जित किया हो तो क्रेता या पट्टेदार ऐसे हित में से संविदा की पूर्ति करने के लिए उसे विवश कर सकेगा। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति को बेचने का दावा कर देता है जिसका वह पूरी तरह मालिक नहीं होता है। ऐसी स्थिति में खरीदार या पट्टेदार के पास क्या अधिकार है, धारा 13 में यह बताती है। क्या, बाद में मालिकाना हक मिलना। अगर बेचने वाले के पास कॉन्ट्रैक्ट के समय मालिकाना हक नहीं था लेकिन बाद में उसे वह हक मिल जाता है तो खरीदार उसे मजबूर कर सकता है कि वह अब उस संपत्ति को बेचे। खैर, जहाँ हक को विधि मान्य बनाने के लिए अन्य व्यक्ति की सहमति आवश्यक हो और विक्रेता या पट्टेकर्ता की प्रार्थना पर वे सहमति देने को आबद्ध हो, वहाँ क्रेता या पट्टेदार उसको ऐसी सहमति प्राप्त करने के लिए विवश कर सकेगा। और जबकि हक को विधि मान्य बनाने के लिए अन्य व्यक्ति द्वारा हस्तांतरण आवश्यक हो और विक्रेता या पट्टेकर्ता की प्रार्थना पर वे हस्तांतरण करने को आबद्ध हो, तब क्रेता पट्टेदार उसको ऐसा हस्तांतरण प्राप्त करने के लिए विवश कर सकेगा। क्या कहता है कि अन्य व्यक्तियों की सहमति, अगर संपत्ति बेचने के लिए किसी और की सहमति जरूरी है और वह व्यक्ति सहमति देने के लिए बाध्य है तो खरीदार बेचने को मजबूर कर सकता है कि वह उन लोगों से सहमति प्राप्त करे। जहाँ की विक्रेता विलगन रहित संपत्ति को बेचने की प्रयोजना करे किंतु संपत्ति क्रय धन से अधिक राशि के लिए बंधित है और विक्रेता को वास्तव में केवल मोचन का ही अधिकार हो, वहाँ क्रेता उसे उस बंधक का मोचन कराने के लिए और बंधकदार से विधि मान्य उन्मोचन और जहाँ आवश्यक हो वहाँ हस्तांतरण भी अभी प्राप्त करने के लिए विवश कर सकेगा। इसमें कहा गया है कि गिरवी संपत्ति को छुड़ाना। अगर बेचने वाले ने कहा है कि संपत्ति भार मुक्त है लेकिन वह गिरवी रखी हुई है तो खरीदार उसे मजबूर कर सकता है कि वह गिरवी का पैसा चुकाकर संपत्ति को छुड़ाए और उसे साफ सुथरा हक दे। यहाँ की बात करते हैं कि विक्रेता पट्टाकर्ता संविदा के निर्दिष्ट पालन के लिए वाद लाए और हक के अभाव या अपूर्ण हक के आधार पर वाद खारिज हो जाए, वहाँ प्रतिवादी को अपने निक्षेप की यदि कोई हो उस पर ब्याज सहित वापसी का और वाद के अपने खर्चे पाने का अधिकार है तथा ऐसे निक्षेप ब्याज और खर्चों के लिए उस हित पर यदि कोई हो धारण अधिकार है जो उस संपत्ति में विक्रेता अथवा पट्टाकर्ता का हो जो संविदा की विषय वस्तु है। ध्यान में कहा गया है कि पैसा वापस पाना। अगर बेचने वाला का हक
इतना खराब है कि कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का आदेश नहीं दे सकता है, तो खरीदार को उसका जमा किया हुआ पैसा, डिपॉजिट, ब्याज और केस पर खर्चा वापस पाने का अधिकार है। अब धारा 14 की बात करते हैं। ऐसी संविदा जो विनिर्दिष्टता परिवर्तनीय है। निम्नलिखित संविदाओं को विनिर्दिष्टता परिवर्ती नहीं कराया जा सकता, अर्थात क्या जहां संविदा के किसी पक्षकार ने संविदा का प्रतिस्थापित पालन धारा 20 के बंदों के अनुसार प्राप्त कर लिया है। क्या कोई ऐसी संविदा जिसके पालन में ऐसे किसी निरंतर कर्तव्य का पालन अंतर्वलित है जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण नहीं कर सकता है। क्या ऐसी कोई संविदा जो पक्षकारों की व्यक्तिगत अर्हताओं पर इतनी निर्भर है कि न्यायालय उसके तात्विक निर्बंधों का निर्दिष्ट पालन नहीं करा सकता है। यह कोई ऐसी संविदा जो अवधारणीय प्रकृति की है। धारा 14 कहती है कि यह उन स्थितियों को बताती है जहां कोर्ट हाथ खड़े कर देता है और कहता है कि हम यह काम पूरा नहीं कर सकते। अगर किसी पक्षकार ने धारा 20 के तहत किसी और से वह काम करवा लिया है तो अब वह पुराने व्यक्ति से उसे पूरा करने के लिए नहीं कह सकता। निरंतर कर्तव्य ऐसे काम जिसमें कोर्ट को लगातार निगरानी करनी पड़े। कोर्ट हर समय जाकर चेक नहीं कर सकता है कि काम सही हो रहा है या नहीं। व्यक्तिगत योग्यता की बात कर लेते हैं। ऐसी संविदा जो व्यक्ति की कौशल, कला, व्यक्तिगत मर्जी पर निर्भर हो। गाना गाना, पेंटिंग बनाना या शादी का वादा। कोर्ट किसी को जबरदस्ती अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। प्रकृति से ही समाप्त होने वाली चीज़ों की बात करते हैं। ऐसी संविदा जिसे कोई भी पक्षकार अपनी मर्जी से कभी भी ख़त्म कर सकता है। ऐसी चीज़ को लागू कराने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसे कल फिर ख़त्म किया जा सके। अब धारा 15 की बात करते हैं। कौन विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त कर सकेगा। इस अध्याय में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन अभिप्राप्त किया जा सकेगा। क्या उसमें के किसी भी पक्षकार द्वारा, क्या उसमें के किसी भी पक्षकार के हित प्रतिनिधि या मालिक द्वारा, परंतु जहाँ किसी ऐसे पक्षकार की विद्वता, कौशल, शोधन क्षमता, कोई व्यक्तिक गुण संविदा का तात्विक अंग हो, या जहाँ की संविदा उपबंधित करती हो कि उसका हित समुद्देशित नहीं किया जाएगा, वहाँ उसका हित प्रतिनिधि या उसका मालिक संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराने का हकदार न होगा जब तक कि ऐसे पक्षकार ने संविदा के अपने भाग का विनिर्दिष्ट पालन पहले ही न करा दिया हो या उसके हित प्रतिनिधि या उसके मालिक द्वारा किया गया उसका पालन दूसरे पक्षकार द्वारा पहले ही प्रतिग्रहित न किया जा चुका हो। यह धारा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताती है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कोर्ट कौन जा सकता है। कोई भी पक्षकार, समझौते में शामिल कोई भी व्यक्ति जैसे खरीदार या बेचने वाला, हित प्रतिनिधि। अगर असली पक्षकार की मृत्यु हो गई है या वह उपलब्ध नहीं है तो उसका वारिस या प्रतिनिधि। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी व्यक्ति की खास स्किल या कला जैसे पेंटिंग बनाना पर आधारित था तो उसका प्रतिनिधि इसे तब तक नहीं मांग सकता है जब तक काम का मुख्य हिस्सा पहले ही पूरा न हो गया हो। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी धारा 15 के कुछ पॉइंट रह रहे जिनको हम कल कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।